नमस्कार दोस्तों, आदर्श चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी और वे सभी प्रश्नों पर फोकस कर रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जिसका सेकेंड पेपर इतिहास है उसके लिए यह बहुत ही उपकारी वीडियो है। और अभी हम लोग प्रश्न जनवरी 2017 के तृतीय प्रश्न पत्र, उस समय तृतीय पेपर भी हुआ करता था 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र का देखेंगे जो 75 बहुविकल्प प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के दो अंक हैं, तो 150 मार्क्स। हमें ये प्रश्न बहुत हद तक एग्ज़ाम के करीब ले जाएगा, तो हम लोग चलिए इस प्रश्नों को देखते हैं। सिंधु सभ्यता से महाजनपद काल तक सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 मध्य पाषाणिक काल स्थान बिरभानपुर पश्चिम बंगाल, लोटेश्वर गुजरात, पैसरा बिहार, सराय नहाराय उत्तर प्रदेश। ये सारे नाम आज भी रिलेटेबल हैं। आप जगहों के नाम सुनेंगे तो पता चल जाएगा। बिरभानपुर पश्चिम बंगाल, लोटेश्वर गुजरात, पैसरा बिहार, सराय नहर तो उत्तर प्रदेश का फेमस जगह है। चलिए प्रश्न 2, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की व्यवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? अंजीरा से, दामसदा से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से हुए हैं। पशुपालन एवं कृषि कहाँ से हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। तो हम लोग हड़प्पा काल और महाजनपद काल तक का चीज़ें देख रहे हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। कारण आर, हड़प्पा सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस उर, निपुर आदि से प्राप्त हुई है। तो ए और आर दोनों सही है, वो अपनी जगह सही है और ये आर अपनी जगह सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। हाँ, तो देखते हैं कि ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। दोस्तों, मैंने ये बुक ख़त्म कर चुके हैं और ये सारा डिटेल्स में मैं पढ़ा हूँ और हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, पर समय कम है। हमें प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करना है, उत्तर पे ज़्यादा फोकस करना है। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस टिक करने हैं, इसीलिए ऑप्शंस पे ज़्यादा जोर दिया जाए। दोस्तों चलिए प्रश्न 4, आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? हथापलेखन, एकदंडिक, बगांदिक, तेदंडिक। तो हथापलेखन, एकदंडिक, ये ऑप्शन सही है। संप्रदाय के अनुयायियों को। प्रश्न 5 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अस्मक, पोतली, अवंती, महिष्मती, चेदी, सुक्तिमती, कंबोज, हाटक। अस्मक, पोतली, अवंती, महिष्मती, चेदी, सुक्तिमती, कंबोज, हाटक। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से तृतीय शताब्दी ईस्वी तक भारत का इतिहास। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनान एवं ग्रीक रोमन के लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं? टेशियस, प्लिनी द एल्डर, डायोडोरस, सिलूकस, स्ट्रैबो। तो ऑप्शन प्लिनी 2 and 3, प्लिनी द एल्डर, डायोडोरस, सिकुलस। प्रश्न 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अशोक के रुमिंदेई स्तंभलेख के विषय में सही नहीं है? तो रुमिंदेई स्तंभलेख में सही नहीं है कौन? अशोक के द्वारा बुद्ध कोणार्कमन को श्रद्धा समून अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है। तो कोणार्कमन को श्रद्धा सुमन, ये अगर ऑप्शन आए तो आप उसको राइट करके, इसका मतलब ये गलत है आंसर, चले आएंगे, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न 8 देखिए, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में कौन आया था? तो बिंदुसार की राजसभा में सीरिया का सम्राट दूत आया था डायमेक्स। बिंदुसार की राजसभा याद रखिएगा। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
मझंतिक कश्मीर और गांधार, महारचित यौन, महाधर्मरचित महाराष्ट्र, सोन व उत्तर सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि। मौर्य सेना में सम्मिलित थे कौन? मौर्य सेना में सम्मिलित थे पदाति, अश्वारोही, रथ, गज। मौर्य सेना से सम्मिलित ये चारों थे, पदाति, अश्वारोही, रथ, गज। गज 1 2 3 4 चारों सही। प्रश्न 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तमिल कवि कांजी से संबंधित थे? तो 2 थे, कौन? अप्पर और सुंदरमूर्ति। अप्पर और सुंदरमती जो थे तमिल कवि कांजी से संबंधित थे। प्रश्न 12 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति। वाह, बहुत ही अच्छे प्रश्न। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था? तो उसको कुछ पोस्ट दिए गए थे प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन को, लेखक हरिसेन। तो वो थे कुमारामात्य, महादंडनायक, सिंधी विग्रहक। ये बहुत बड़े बड़े पोस्ट थे जो हरिसेन को मिले थे। खाद्य टपाकिक ये उनको नहीं मिला था। 4वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत। निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? तो सबसे बड़ा प्रतिमा कौन है? श्रवण बेलगोला की गोमट की 81वां प्रतिमा। तो श्रवण बेलगोला की जो गोमट की 81वां प्रतिमा है ये सबसे बड़ा जैन प्रतिमा है। 14 नंबर, समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है? गया ताम्रपत्र, नालंदा ताम्रपत्र, एरन स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख। केवल 1 और 2, गया ताम्रपत्र और नालंदा ताम्रपत्र। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर के सिक्के प्रचलित किए गए? अग्रतीत प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खरग निहंता प्रकार, खरग प्रकार। तो 1 2 3 और 4 ये सारे स्वर्ण सिक्के कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तरगुप्त, कृष्णगुप्त, मौखरी, अश्वपति, पुष्यभूति, नरवर्धन, वर्मन, पुष्यवर्मन। 17 नंबर देखिए, हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री युवान च्वांग को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला था? 2, 3 और 4। कश्मीर नरेश, कांजी नरेश, बल्लभी नरेश। कश्मीर नरेश, कांजी नरेश, बल्लभी नरेश। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए गलत दिख रहा है, कारण आर सही है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम, जिसे विचित्र चित्त भी कहा जाता था, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था। कारण आर, किसी समय वह जैन धर्म का अनुयायी था किंतु उसको छोड़कर वह शिव धर्म में चला गया। ए गलत है किंतु आर सही है। तो जैन धर्म को छोड़ के वो शिव धर्म में चला गया। प्रश्न 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्राविड़ शैली का है? जो टॉप है मंदिर का वो द्राविड़ शैली का है। तो ग्वालियर का तेलिका मंदिर, तेलिका मंदिर, ग्वालियर में एक तेलिका मंदिर है जो शिखर जो है द्राविड़ शैली का, द्राविड़ स्टाइल में बनाया गया है। प्रश्न 20 देखिए, दक्षिण भारत के किस राजवंश का दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था? तो दक्षिण भारत का राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर, मतलब नॉर्थ में शासन किया था। वो थे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य कह रहे हैं कि हमारे अयोध्या में राजवाड़े राज कर चुके हैं साउथ के। चलिए प्रश्न 21 देखिए, भृगु वंश के श्री इंद्रवर्मन महाराज धीराज ने किस पर शासन किया था?
चंपा, जावा, कंबोज, इरावदी पर स्थित पगान। चंपा। नीचे दोनों वक्तव्यों में से एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर है। A for assertion, R for reason. Now you have the conclusions. What is the reason is the right explanation of A or not? तो चलिए कथन ए देखिए, भंडारकर वीर शैवों को लिंगायत संप्रदाय के समकक्ष रखते हैं और उनका प्रादुर्भाव शैवों के आराध्य स्कूल से जोड़ते हैं। ब्राह्मणी कर्मकांड तथा जाति व्यवस्था के प्रभुत्व की स्वीकृति लिंगायत आंदोलन का मूल तत्व है। तो ए सही है पर आर गलत है। ए सही है पर आर गलत है। शैवों के लिंगायत संप्रदाय ये सही है, पर आंदोलन का मूल तत्व है ये गलत है। प्रश्न 23 देखिए, नाप्था और मैंगोलिक्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान क्षेत्र में किया गया? मैं आपके समय को बचत के साथ प्रश्नों की तैयारी करवाते चल रहा हूँ ताकि आपका समय सही दिशा में यूज़ हो सके और ये सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में मौजूद रहें ताकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न इस टाइप के आए तो आप कर सकें। नाप्था और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान क्षेत्र में किया गया था? सिंध 712। सिंध 712। भारत 1206 से 1526 तक फ़ख्र मुदब्बिर और उनकी अदाब उल हर्ब या शुजाअत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। फ़ख्र मुदब्बिर ने भारत में बनी तलवारों की काफ़ी तारीफ की है। मुदब्बिर ने लिखा कि राजस्थान के खेतरी में लोहे के अयस्कों को गलाने का काम होता था। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। वह दमिश्की स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञात तकनीक का वर्णन करता है। तो 1, 2 और 4 सही है। प्रश्न 25 देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सुल्तान जैनुल आबिदीन ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे और वे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे जिनके साथ चर्चा करना उन्हें पसंद था। कारण आर, उन्हें शासनकाल के दौरान सैयद मोहम्मद रुगमी, काजी सैयद अली सिराजी, काजी जमाल तथा सैयद मोहम्मद सिस्तोना अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में उत्प्रवास कर गए। तो ये सारे मुस्लिम नाम हैं जो थोड़े कठिन लग रहे हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो हमें देखना है कि कश्मीर में उत्प्रवास कर गए और उन्हें पसंद है सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो ये आएंगे तो दोनों आप सही कर दीजिएगा। प्रश्न 26, अफगानों के साथ उलुग खान बलबन के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उलुग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे। तो उनकी सेना में 3000 अफगानी सेना थे उलुग खान, ये सही है। जब उलुग खान सुल्तान बना तो उसने दिल्ली के निकट पटियाली, काम्पिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाए और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। मतलब इनको अफगानी सेना पर ज़्यादा भरोसा था उलुग खान को। तो बलबन ने अफगान अमीर इख्तियारुद्दीन को वजीर नियुक्त किया, ये गलत है। सुल्तान बलबन ने अनेक अफगानों को अपना गवर्नर नियुक्त किया, ये भी गलत है। तो गवर्नर वो किसी को नहीं बनाए, बस सेना में उसको भाग दिए थे उलुग खान ने। सुल्तान ने आदेश दिया, वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव का उसका आधा जमा करना चाहिए। बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए, मतलब टैक्स किस हद तक बढ़ाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, वही दिखाया गया। प्रश्न 28, अमीर खुसरो तथा उनके संगीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। दक्कनी कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे।
अमीर खुसरो ने सितार की अपनी खोज की प्रशंसा अपनी पुस्तक कुर्रत अल कमाल में की थी। ये सही नहीं है। बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो की गायिका के लगभग 19 मधुर रूपों खासकर ख्याल, तरान तथा कौल की खोज का श्रेय दिया गया है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 सही है। प्रश्न 29 देखिए, नीचे दो वक्तव्य में से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। कथन और कारण। राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने में पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। कारण आर, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचनाओं, राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के आज्ञापत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। प्रश्न 30 देखिए, निम्नलिखित में से उस स्थान की, प्रश्न 30 क्या है, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी खुद को सुल्तान बता रहे हैं अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। ये था कड़ा। कड़ा का जो जगह था वहां पे उन्होंने खुद को राजा घोषित, सुल्तान घोषित कर दिया था। शब्दों तथा उनके अर्थ से संबंधित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। शब्द और अर्थ। बक्काल अनाज व्यापारी, अनाज व्यापारी को बक्काल कहा जाता था। बलाहाल किसानों का निम्नतम वर्ग, तो किसान से भी जो छोटे वर्ग होते थे उसको बलाहार कहा जाता था। सिलहदार एक सशस्त्र व्यक्ति जिसके पास हथियार होते थे, अस्त्र शस्त्र होते थे, उसको सशस्त्र व्यक्ति सिलहदार कहा जाता था। तुमान 10,000 सैनिकों का एक समूह, युद्ध में जो 10,000 सैनिक एक साथ उतरते थे उस समूह को, उस ग्रुप को तुमान कहा जाता था। ये सारे वर्ड आपको सुन के अजीब लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में जब ये प्रश्न आएंगे तो आपको मेरे शब्द आपको अपने आप उस ऑप्शन तक ले जाएंगे। चलिए प्रश्न 32 देखिए, निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया? शेख मोहम्मद अल हुसैन तथा शेख अब्दुल कादिर। शेख कादिर सिंध में लोकप्रिय बनाया, मोहम्मद अली हुसैन तथा अब्दुल कादिर। नीचे दो वक्तव्य में से एक को कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। कथन ए कारण आर, मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया। कारण, आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतर्ज से प्रभावित थे, जिससे इब्न अल मुकन्ना के अनुसार अनुवाद कलीला व बिदमा से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। तो अरबी साहित्य का परिचय और मुस्लिम राजनीतिक चिंतन, आदाब साहित्य, तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। प्रश्न 34 में आपका स्वागत है। निम्नलिखित में से लेखक और स्रोत का कौन सा जोड़ा नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोहम्मद काजिम मुंतकर उल गुलबाब, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो जहाँ पे लेखक और स्रोत आएंगे उसमें आप काजिम खोजिएगा और उसको गलत कर दीजिएगा, बाद बाकी सब सही है। भारत 1526 के बाद निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अकबर ने अपने साम्राज्य को बाहर प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया था, इन्हें सूबा कहा जाता था। बात तो ये सही है, अकबर ने पार्ट पार्ट किया था तो उसे सूबा कहा गया। एक सूबा कई सरकारों में विभाजित हो गया और सूबा जो सरकार बनी, एक सरकार को परगनों में विभाजित, तो पहले सूबा फिर सरकार फिर परगना। एक परगने को सीख में विभाजित किया जाता था, ये गलत है, सीख नहीं होगा, ये परगना को सीख में विभाजित नहीं होगा। आंसर कुछ और है, उसको हम बाद में देखेंगे। मादा या दीह कहा जाता था, ये बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सिर्फ ऑप्शंस पर चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान साहित्यकार खान खना अब्दुल रहीम तथा प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर तथा विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया, ये भी सही है। शहजादे सलीम की फारसी, हिंदी तथा कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और साथ ही उन्होंने इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल तथा धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता था, ये भी सही है। शहजादा शाहजहाँ युद्ध कला में निपुण था व सैन्य कौशल में माहिर था, तो ये भी सही है।
तो क्या गलत है? अहमदाबाद में जन्मे शहजादे शाहजहां के मुगल काल तथा मुगल काल से पूर्व की इमारतों की मरम्मत का उद्देश्य देकर पुराने स्मारकों की देखभाल में अपनी रुचि दिखाई, ये सही नहीं है। प्रश्न 37 पे आइए। मुगल के समय में भवन निर्माण की तकनीकों में एक जो नवीनता आई वह थी पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था, जिससे बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में बंगलो नाम चलन में आया। इस नई तकनीक का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है? अकबर। अकबर को जाता है। प्रश्न 38 देखिए 38 और कुछ प्रश्न हैं। मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गज सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था। अबुल फजल बताता है कि गज इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ के बराबर थी। दीरा गज शाहजहां ने 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। तुजू के जहांगीर में वर्णन थे कि गज शरई की लंबाई 26 अंगुष्ठ है। तो 1 और 2 और 3 सही हैं, 4 गलत है। मुगलों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन। पुस्तकों तथा लेखकों से संबंधित सूचीबद्ध को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। कैथरीन बी एसर आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया थे। आरनाथ हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर हैं। एजे कैसर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। एजे कैसर बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। एबा कोच मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। प्रश्न 40 देखिए। इसमें एसर्शंस एंड रीजन्स आपको बताना है सही है कि नहीं। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो ध्यान से देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था और इसके पश्चात इसमें तेज गिरावट आई। तो इम्पोर्टेंट बिजनेस बना, लेकिन उसका ग्रोथ भी हुआ। आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई तथा वेस्ट इंडीज में स्थित बागानों जहाँ तक दास काम करते थे से उपयोग प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। ए और आर दोनों सही है तथा एक ही सही व्याख्या आर है। प्रश्न 41 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बनाए गए बिलों के लिए भेजी गई रकम के भुगतान अथवा ऋण हेतु विनिमय की एक ही दर निर्धारित की जाती थी, ये सही नहीं है। भेजी हुई रकम के भुगतान के लिए सर्फों यानी मनी चेंजरों को हुंडी जारी करने की विशेषता प्राप्त थी, ये सही है। हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जिसका संबंध थोड़ी छूट देकर हस्तांतरित हो जाता था, ये भी सही है। हुंडी ने स्वयं से ही स्पष्ट होता था कि वह तत्काल ही देय है अथवा हुंडी ग्राहक को प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देते थे, ये भी सही। हुंडी से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है सही है, पर ऋण हेतु विनिमय की एक ही दर निर्धारित की जाती थी, ये सही नहीं है। सबके लिए अलग अलग रेट तय किया जाता था। लोन टैक्स। प्रश्न 42 देखिए। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु अवसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने अपने लिए अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगे। 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। सभी सिख गुरु खत्री और उनके प्रमुख सहायक मनसद भी खत्री थे, ये सही नहीं है। गुरुओं की सेना 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय में सबसे ज़्यादा शक्ति अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, ये तो हम सबको पता है। और ये खत्री वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, बाद बाकी ये सारे सही हैं। प्रश्न 43 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फारसी सिर्फ मुगल साम्राज्य तथा दिल्ली सल्तनत में ही उच्च प्रशासन के भाष्य नहीं थे, बल्कि वह राजपूत राज्यों के दरबारों तक भी फैली हुई थी। सिराजुद्दीन रिजाउद्दीन अली आरजू ने यह विचार प्रतिस्थापित किया कि फारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं थी। ऑप्शन सी 1539 से 40 में लिखित अपनी किताब बहार-ए-आज़म में टेकचंद बहार ने ऐसे कवियों और गाथात्मक रचनाओं के उदाहरण दिए हैं।
तो ऑप्शन सी सही है, जिसमें बाहर आजम जब भी आए ऑप्शन में और टेक्शन बाहर, तो इसको आप सही ऑप्शन करके चले आएंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 44 देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कारण आर। फ्रांसीसी यात्री जान डी थिबनो ने लिखा है कि सूरत में लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते। नदी पानी का खारा था, तो पानी खड़ा है, नमकीन है, तो कैसे पिएंगे। तो फ्रांसीसी यात्री जान डी थिबनो ने लिखा है कि सूरत में लोग, सूरत यानी गुजरात, तो नहीं पीते थे, खारा पानी था अरब सागर का। तो ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। प्रश्न 45 देखिए, मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2.1/4% था। जहांगीर के समय हर प्रकार के आयात निर्यात पर 3.5% सीमा शुल्क था। शाहजहां के समय धन पर 2% का सीमा शुल्क था, चाहे वह सोने हो या चांदी। ये सही नहीं है। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची शुल्क दर से बचाने के लिए उनका सामान छुपा कर ले जाते थे। सॉरी, माफ़ करिएगा, छुपा कर ले आते थे। तो ऑप्शंस 1, 2 और 4 सही हैं, 3 सही नहीं है। प्रश्न 46 देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। देखिए, आप जो प्रश्न के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, वो प्रोफेसर लेवल का है, पीएचडी लेवल का है, तो प्रश्न भी कुछ अटपटे से होंगे। आपको ये वीडियो देखना है, फिर खुद से भी पढ़ना है, फिर दोबारा देखेंगे तो आपको एकदम चीज़ें क्लियर समझ में आने लगेगी। मैंने ये बुक कंप्लीट कर चुका हूँ और दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सारे प्रश्न ईजी लग रहे हैं। प्रश्न 46 देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कारण आर। जब 1714 में निजाम उल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा, तो उसने शाहू को दक्कन के चौथा तथा सरदेश मुखी के भुगतान संबंधी दाऊद खान के समझौते की मान्य से इनकार कर दिया। तो दाऊद खान के समझौते जब आए तो वो सही हो जाएगा। और कारण, निजाम उल मुल्क ने उन्हें कई बार पराजित किया तथा उनके द्वारा प्रत्येक जिले में बनाए गए मिट्टी के छोटे किलों को ध्वस्त कर दिया। उनका इस्तेमाल वे हमले के संचालन केंद्र तथा मराठे सैनिकों की टुकड़ी के शरण स्थली के रूप में किया करते थे। ये सही नहीं है, तो ए सही है, आर गलत है। दैट्स ऑल। प्रश्न 47 पे आइए, ब्रिटिश राज की स्थापना। प्रश्न 47, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ हुई। यूरोपियन साइंस सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग कलकत्ता में 1825 में। तो वो उस समय तो कलकत्ता का में ही इतिहास घटित हो रहा था, तो कलकत्ता में 1825 आप याद रखिए। आर्थिक एवं सामाजिक नीतियाँ, कथन और कारण। कथन ए, पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इट्स नॉट करेक्ट रीजन। प्रश्न 49 देखिए, नीचे 2 कथनों में से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। कथन ए, उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था। उनकी ब्रिटिश न्यायपालिका के प्रति दृढ़ आस्था थी। तो संवैधानिक मार्ग है, दृढ़ आस्था है, तो अच्छा ही काम होगा। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पॉजिटिव एफर्मेशंस है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था के वेदांत के धर्म के विरुद्ध है। कारण आर, सभी बुराइयों मतभेदों पर विश्वास करने से आती है, सभी अच्छाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व एवं एकरूपता की समझ से आती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न 51 पे आइए, आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। राजस्थान से था। तो हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था। राजस्थान से। प्रश्न 52 देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रोत्तर भारत, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करें, कोड की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। वक्त खान बरेली,
मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ। बख्त खान बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त पर विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? मॉन्टगोमरी मार्टिन, ये शामिल नहीं था। एलेक्जेंडर डो, थॉमस लो, फिलिप फ्रांसिस, ये सब थे। मॉन्टगोमरी मार्टिन ये सम्मिलित नहीं था। प्रश्न 54 पे आइए। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से सीक्वेंस वाइज रखना है। तो 3 कोल, फिर संथाल, फिर रंपा, फिर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा। तो बिरसा मुंडा लास्ट में आएंगे, रंपा बाद में आएंगे, संथाल फिर कोल। कोल, संथाल, रंपा, बिरसा। प्रश्न 55 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता थे? बरकतुल्ला, खजीर हयात खान, ओबेदुल्ला सिंधी, महमूद हसन। 1, 3 और 4। बरकतुल्ला, ओबेदुल्ला सिंधी, महमूद हसन, ये सही है। प्रश्न 56 पे आइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया? तो पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था नागपुर 1920 ईस्वी में। प्रश्न 57। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कह दिया था कि हमारा पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? महिला आत्मरक्षण समिति। 1942 में महिला आत्मरक्षण समिति बनी थी। ये सारे प्रश्न आप जो देख रहे हैं इतिहास के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, प्रश्न तो प्रश्न होता है, एग्ज़ाम बस नाम अलग होते हैं। बस प्रश्न पे अगर हमारी पकड़ रहेगी तो कोई भी एग्ज़ाम हम कर सकते हैं। प्रश्न 59 देखिए। निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू। ये प्रश्न कई तरह के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। 60 और 15 प्रश्न बचे हैं। उसके बाद ये द्वितीय प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर न्यू ईयर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लिस्ट 1, लिस्ट 2। बामा बोधिनी उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित, महिला गिरीश चंद्र सेन द्वारा संपादित, भारती द्विजेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ, सुप्रभात कुमुदिनी तथा भाषंती मित्रों द्वारा प्रारंभ। तो बामा बोधिनी उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित था, महिला गिरीश चंद्र सेन द्वारा संपादित था, भारती द्विजेंद्र नाथ टैगोर द्वारा संपादित था, सुप्रभात कुमुदिनी। सुप्रभात कुमुदिनी याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सही होने लगेंगे। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? लाल कुर्ती वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती वाला खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफर खान ने बनाया था ये। किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको? तो अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंकने का ये प्रस्ताव उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र थे। उत्तर पश्चिम त्रावणकोर के क्षेत्र। बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे ज़्यादा जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का डैश भाग अदा नहीं करेंगे। तो क्या था? 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया था। प्रश्न 64 देखिए। जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? 1936, 37, 38, 39। 37। 1937। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न 1, सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक, सुभाष चंद्र बोस का तारपेई में आगमन, आईएनए के स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। ये एक सिर्फ प्रश्न नहीं है, हमारे भारतीयों के सीने में गर्व का गौरवान्वित पल भी है।
कि सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही हमारे दिल में एक सम्मान सी लहर उठ पड़ती है। तो सबसे पहले 4 इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, फिर सुभाष चंद्र बोस की श्री ताजों के साथ बैठक, फिर INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का तारपई में आगमन। प्रश्न 66, वे चाहे खुद के मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। ये पंक्तियाँ निम्न में से किसकी हैं? तो हिंदू मुस्लिम में सहभाव की भावना ज़्यादातर किसी की भावना बातों में थी, तो वो थे महात्मा गांधी। तो MK गांधी इज द राइट आंसर। प्रश्न 67 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? तो राष्ट्रीयता की हत्या बता दिए भाषाई आधार पर प्रांतों, तो ये सबसे बड़ा दुख जिनको हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये भारत को एक करके रखना चाहते थे। तो इसीलिए ये राष्ट्रीयता की हत्या अगर किसी पे शूट कर रहा है ये वक्त, तब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। चलिए विश्व इतिहास संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियाएं देखते हैं। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन रंगभेद की नीति का घोषित अंग नहीं था? रंगभेद की नीति, तो अफ्रीकियों की मूल संस्कृति का संरक्षण। तो अफ्रीकी खुद रंगभेद के नजरिए में आते हैं और ये राइट आंसर भी है कि नहीं था ये। नस्ली पृथक्करण, अफ्रीका का अलग पर समान विकास, अंतर्विवाह विवाह का प्रतिबंध के लिए कानून, ये सब नेगेटिव वर्ड था, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रंगभेद की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस में है। 69, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा कोड की सहायता से सही उत्तर दर्शाइए। AJ हॉब्सन। लेनिन, ए के अनुक्रम RH टाउनी। तो इसके सही आंसर क्या होंगे? J हॉब्सन जब नाम दिखे तो इम्पीरियलिज्म ए स्टडी, याद रखिएगा, इम्पीरियलिज्म ए स्टडी। लेनिन का नाम दिखे तो इम्पीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म पर फोकस करिएगा लेनिन। के अनुक्रमः का दिखे तो द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ये दिख जाएगा। RH टामनी तो कैपिटलिज्म, रिलीजन और कैपिटलिज्म टामनी। तो ये सारे ऑप्शन के साथ कुछ कुछ वर्ड्स आप दिमाग में रखेंगे तो ऑप्शन सही करके आ जाएंगे। प्रश्न 70 देखिए, निम्नलिखित में से किसने इराक़ के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया? EH का। तो गंभीर संशय वस्तुपरक पे, निष्पक्ष पे के ये EH का। और 5 प्रश्न हैं, देख लीजिए। नॉन प्रोलिफरेशन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1963 में। 1963 में नॉन प्रोलिफरेशन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इतिहास में अनुसंधान, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। EH का इतिहास, इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाली अंतहीन संवाद है। GR एल्टन इतिहास का जिसे लिखते हैं वह इतिहास है। JB ब्यूरी इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। RG कलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। प्रश्न 73, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। यस, ये तो कोई भी खोज क्रांतिकारी ही घटना होती, और ऊपर से धातु। सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत के किस भाग में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा तांबा कॉपर कहाँ मिला था? 1, 2 और 3। बिहार, गुजरात, राजस्थान। तमिलनाडु साउथ में था तो उधर कॉपर की उतनी उपज नहीं थी। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, हर बार बहुतों को पता होगा। इंद्र। इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे। प्रश्न 75, किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति 2 भिन्न संस्थाएं थी? वैदिक सभा और समिति 2 अलग संस्थाएं हैं, ये पता चलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पता चलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 75 प्रश्न पूरे किए हैं, वो भी सीमित समय में। ये अच्छी बात है कि हमने समय के अनुसार ज़्यादा प्रश्न तैयारी कर लिए, ऑप्शंस हमारे दिमाग में हैं, तो एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट है। धन्यवाद दोस्तों।